Assalamu alaikum guys. My name is Dr. Huma and today I am conducting a webinar. इस सबसे पहले इस वेबिनार में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे which is about pericardium. इसके बाद I will tell you people about the details of our course which will start from 10th of November. So just हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं which is about pericardium. It is very simple topic और ये बिल्कुल उस तरह से बताया गया है जितना आपको रिक्वायर्ड है for FCPS Part 1. और ये सारा जो है ये स्नेल रिव्यू से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पेरिकार्डियम क्या है? पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। सो पेरिकार्डियम मीन्स के हार्ट की लेयर्स विच आर कवरिंग द हार्ट। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? फाइब्रस एंड सीरस। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद जो इनर लेयर है वो है सीरस पेरिकार्डियम, जो कि फर्दर डिवाइडेड है पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। सो सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम आप देख रहे हैं इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद अंदर वाली लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, जो कि फर्दर डिवाइडेड है पेराइटल लेयर और विसरल लेयर में। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बिल्कुल नीचे देखें पेराइटल लेयर है, ये यहाँ पे पेराइटल लेयर जा रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी पेराइटल लेयर। पेराइटल लेयर जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसी को हम कहते हैं विसरल लेयर। ठीक है, और विसरल लेयर का सेकेंड नाम होता है एपिकार्डियम। अब इस पेराइटल और विसरल लेयर के दरमियान में हमारे पास क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि इन दोनों लेयर्स को आपस में रब करने से प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। आप देख सकते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। चूंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है और फाइब्रस पेरिकार्डियम जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है फाइबर्स बनी हुई है, आउटर मोस्ट लेयर है, और क्योंकि ये फाइबर से बनी है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है एंड इट कीप्स द हार्ट इन प्लेस ड्यू टू इट्स डिफरेंट अटैचमेंट। आप नीचे देख सकते हैं इट इज अटैच टू स्टर्नम। सॉरी, नीचे से ये किससे अटैच है? डायफ्राम से अटैच है। इंटीरियरली ये किससे अटैच होती है? स्टर्नम से अटैच होती है वाया स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। So due to its different attachments, it keeps the heart in place. So मैंने सबसे पहले फाइब्रस लेयर का बताया, आपको फाइब्रस पेरिकार्डियम का बताया। फाइब्रस पेरिकार्डियम it is the outermost layer, it is the strongest layer, it keeps the heart in place due to its different attachment. It is attached below to the diaphragm and it is attached anteriorly to the sternum via sternopericardial ligament, and due to its different attachment the heart will keep in place. सो नेक्स्ट लेयर जो है वो सीरस पेरिकार्डियम है, जो पेराइटल लेयर है और विसरल लेयर। अब पेराइटल लेयर क्या है? बिल्कुल लाइन कर रही होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम को, और व्हेन इट रिफ्लेक्ट बैक्स इट विल गिव द विसरल लेयर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। सो हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पेरिकार्डियम क्या है? फाइब्रस एंड सीरस। फाइब्रस क्या है? इट इज आउटर मोस्ट, स्ट्रोंगेस्ट, लिमिट्स मूवमेंट, कीप्स हार्ट इन प्लेस। अच्छा, इसके बाद ये सप्लाई होती है बाय फ्रेनिक नर्व। फाइब्रस जस्ट साउंड्स लाइक फ्रेनिक, ये आपने बात याद रखनी है और ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। रूट वैल्यू उसकी क्या है? C3 से C4 एंड C5। ठीक हो गया। सो इट इज आउटरमोस्ट, स्ट्रोंगेस्ट, लिमिट्स द मूवमेंट, कीप्स हार्ट इन प्लेस। नेक्स्ट लेयर है सीरस। सीरस फर्दर डिवाइडेड है पेराइटल एंड विसरल। इट लाइन्स द फाइब्रस पेरिकार्डियम, reflect to form the visceral pericardium, and it is made up of a simple squamous epithelium. विसरल लेयर है, इसका सेकेंड नाम है एपिकार्डियम। इट कवर्स द हार्ट एंड इट इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। वी से विसरल है और वी से वेगस नर्व है। अब आपने इसमें दो चीजें याद रखनी है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है या जो सीपीएसपी के पूल में है। एक तो एमसीक्यूज ये आता है कि फाइब्रस लेयर की नर्व सप्लाई बताएं, तो इट इज सप्लाई बाय फ्रेनिक नर्व। सेकेंड चीज ये कि विसरल लेयर का सेकेंड नाम क्या है? तो विसरल लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम। थर्ड चीज क्या है कि विजुअल लेयर की नर्व सप्लाई क्या है? इट इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। मतलब इस पूरी स्लाइड में सिर्फ तीन चीजें जो हैं एफसीपीएस पार्ट 1 ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली, वो ये है कि फाइब्रस की सप्लाई, नर्व सप्लाई क्या होगी? बाय फ्रेनिक। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात ये कि विजुअल का सेकंड नाम क्या है? एपिकार्डियम। तीसरी चीज क्या होगी कि सप्लाई बाय वेगस नर्व। ठीक है,
आई होप कि ये स्लाइड क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये मैं बिल्कुल वो पढ़ी हूँ जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है स्नेल रिव्यू पे। Pericardium is a fibroserous sac that encloses the heart and roots of the great blood vessels. Fibrous pericardium क्या है? The fibrous pericardium is the fibrous part of pericardial sac. It is strong, limits unnecessary movement of the heart. It fuses above with the walls of the great blood vessels. It is attached anteriorly to the sternum by the sternopericardial ligaments. Next क्या है? Serous pericardium. So serous pericardium has both a parietal and a visceral layer. The parietal layer lines the fibrous pericardium and it is reflected around the roots of great vessels to become continuous with the visceral layer, which closely covers the heart, the epicardium. The pericardial cavity is a slit-like space between the parietal and the visceral layer. मैं दोबारा से बता देती हूँ ताकि पेरिकार्डियम जो है वो इतना अच्छा हो जाए कि आपको बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट की लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर? फाइब्रस एंड सीरस। Fibrous layer, this is the fibrous layer. It is made up of fiber. It is the outermost layer, strongest layer, keeps the heart in place due to its different attachment. It is attached below to the diaphragm and it is attached interiorly to the sternum via sternopericardial ligament. And the next layer is the serous pericardium. It is divided into parietal layer and the visceral layer. Parietal layer, when it reflects back, it gives the visceral layer. Visceral layer is also called the epicardium. Three main important MCQs. Fibrous pericardium की जो supply है, it is supplied by phrenic nerve. Next जो है visceral की supply जो है, it is supplied by vagus nerve. और visceral का जो second नाम है उसको कहते हैं epicardium. उसके बाद हमारे पास है पेरिकार्डियल साइनसेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो साइनसेस भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगी ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है, जो कि ये ग्रेट प्लस वेसल्स और हार्ट के दरमियान में से गुजरी होगी, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस लिखा हुआ है। और ऑब्लिक साइनस होती है वो एक कल्टी-सैक साइनस होती है जिसका डेड एंड होता है। पेरिकार्डियल साइनसेस क्या है? Transverse sinus is the reflection of the serous pericardium around ascending aorta and pulmonary trunk and the reflection around the great veins. ठीक हो गया। Next, oblique sinus. Oblique sinus is a recess formed by the reflection of serous pericardium around the vena cava and the four pulmonary veins. Next, हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पास्ट पूछे गए हैं। पेरिकार्डियम में कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे गए हैं? पेरिकार्डियोसिंथेसिस लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस में की जाती है। एपिकार्डियम क्या है? विजुअल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। फिर एपिकार्डियम का नेक्स्ट पूछा गया है विजुअल सीरस पेरिकार्डियम। फिर विजुअल पेरिकार्डियम की सप्लाई क्या है? वेगस नर्व। और फाइब्रस पेरिकार्डियम की क्या सप्लाई है? वह फ्रेनिक नर्व। दिस वाज अबाउट माय टुडेज टॉपिक जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से पेरिकार्डियम। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी हमारा कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 10th ऑफ नवंबर। मैं जो हूँ वो रेडियोलॉजी की मेंटोर हूँ, तो आई विल टेल यू मोर अबाउट द रेडियोलॉजी। ज्वाइन अवर FCPS कोर्स क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं और जो पहले आएगा डेफिनेटली उसको पहले वो सीट ऑक्युपाई करेगा। ऑनलाइन कोर्स जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर। जो हम स्पेशलिटीज कवर कर रहे हैं मेडिसिन एंड अलाइड, सर्जरी एंड अलाइड, डायग्नोस्टिक, रेडियो, गायनी एंड ऑप्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, डेंटिस्ट्री। मेडिसिन को कवर कर रहे हैं डॉक्टर अहमद, सर्जरी एंड अलाइड को कवर कर रहे हैं डॉक्टर हमाद याज, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को कवर कर रही हूँ मैं, गायनी एंड ऑप्स को डॉक्टर सेरिश, ऑप्थेल्मोलॉजी को कवर कर रहे हैं डॉक्टर अली और ENT को कर रहे हैं डॉक्टर मोबिस और डेंटिस्ट को कवर कर रहे हैं डॉक्टर तैमूर। ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10th नवंबर। कोर्स का फॉर्मेट क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से अपना कोर्स जो है उसकी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे पहले जब भी कोई स्टूडेंट हमें ज्वाइन करता है तो हम उसको एक स्केड्यूल जस्ट लाइक अभी जो 10 नवंबर से स्टार्ट होगा 3 मंथ्स का कोर्स है फेब अटेम्प्ट के लिए, तो हम 3 मंथ्स का एक स्केड्यूल जो है प्रॉपर उनको ईमेल कर दिया जाता है, वो स्केड्यूल उन्होंने फॉलो करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि साथ ही आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो डेली आपने पढ़ना होता है, और साथ ही लेक्चर मतलब पढ़ेंगे भी वो और लेक्चर में भी वही होगा कि फॉर एग्जांपल स्केड्यूल इस तरह से बनाया गया कि उसमें डिवाइड किया गया कि आपको लेक्चर को कुछ टाइम देना है, उसके बाद आपने उसी चीज़ को फर्स्ट स्टेज से पढ़ना है, फिर उसी चीज़ के अपने MCQ सॉल्व करने हैं। इस तरह का एक स्केड्यूल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। थर्ड चीज़ ये कि साथ ही टेलीग्राम पे
डिस्कशंस चल रही होती हैं डेली के, जो स्टूडेंट्स अपने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और जो भी इनकी एम्बिग्विटीज होती हैं, जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं, वो सबसे टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, जो कि हम मेंटोर्स उनकी क्वेरीज को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। फिर उसके बाद लाइव सेशंस होते हैं, जो कि मेंटोर्स उनको गाइडलाइंस देते हैं प्रॉपर कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है। मॉक एग्जाम होता है एट द एंड ऑफ कोर्स। उसके अलावा मल्टीपल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा प्रॉपर स्टडी गाइडलाइन होती है, एक प्रॉपर प्लान होता है, प्लान के तहत आप चलते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट फेसबुक स्टडी ग्रुप है जिसमें कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज मेनली हम डिस्कस करते हैं। ये गोल्ड रिकॉल्स जो है उसकी डिस्कशन हो रही होती है, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज होती है, और 1-to-1 एसेस टू मेंटोर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि डेफिनेटली जो मेन चीज़ वो मैंने आपको बता दी कि जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, आपको एक स्केड्यूल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा 3 मंथ्स का, और साथ ही आपको लेक्चर्स की लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्केड्यूल में भी इसी तरह से है कि आपने पहले लेक्चर सुनना है, उसी चीज़ को पहले किताब से रीड आउट करना है, और उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब पार्ट 1 जो है वो मेन क्या है, उसमें किस तरह से होता है और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और सीपीएसपी का पूल एंड वट एवर जो भी आप लोगों की चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। पार्ट 1 जो है एफसीपीएस पार्ट 1, बेसिकली इसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं। पार्ट 1 पेपर होता है और सेकेंड पार्ट होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ऑलमोस्ट वो सब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेम होता है, डिफरेंट स्पेशलिटीज का ऑलमोस्ट सेम होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो मेनली जो होता है स्पेशलिटी रिलेटेड होता है। ठीक हो गया। अब एफसीपीएस पार्ट 1 को पास करने का तरीका क्या है? एफसीपीएस पार्ट 1 आपका सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके पास नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ के पास नहीं होगा। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एग्जाम फ्रॉम आवर पास्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है। इसमें बहुत स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। इस तरह से नहीं कि आपने हर चीज़ के रट्टे मारने और सब चीज़ें आपने मेमोराइज रखनी है। एक बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है जिसमें आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, या जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिन पे एग्जर्ट एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने का मकसद ही ये था कि हम लोग गाइड कर सकें जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जिनको पता नहीं है कि एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी किस तरह से करनी है, ताकि स्मार्ट स्टडी वो लोग कर सकें। उनको एक मेन चंक प्रोवाइड कर दिया जाए, उनको एक गाइडलाइन मिल जाए, उनको एक प्लान मिल जाए कि उन्होंने किस तरह से पार्ट 1 की स्टडी करनी है। अच्छा, इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पुराने पेपर्स जो हैं, पास्ट पेपर्स, उनको साथ लेके चलें। ठीक है। तैयारी कुछ इस तरह से है कि डेफिनेटली मैंने एक किताब का फॉर एग्जांपल सीवीएस जो है वो मैंने कंप्लीट स्टडी किया। उसके बाद फिर मैंने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से पार्ट 1 में एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ताकि वो मेरी थ्योरी भी बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद अगर उसी के हम पास्ट रिकॉल्स देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या हमारी बुक्स जो हैं गोल्ड रिकॉल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि अक्सर आपके एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है। अब जब एक स्टूडेंट अपना पेपर करके आता है और उसको जो भी चीज़ें मेमोराइज होती हैं, पास्ट रिकॉल्स जो होते हैं, वो सही होते हैं, गलत होते हैं, वट एवर, ठीक है, वो उसको जैसे मेमोराइज होते हैं, जो उसने अपना उसका आंसर वो जो ठीक करके आया हो, तो उसको लगता है मे बी ये यही करेक्ट आंसर है, और वो वही आके पोस्ट करता है। सो फिर क्या होता है, फिर जो स्टूडेंट जो न्यू आ रहे होते हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं आंसर्स को फॉलो करते हैं बिल्कुल ब्लाइंडली। उनको उनका कंसेप्ट पता नहीं होता, उनको थ्योरी पता नहीं होती, उनको कंप्लीट बैकग्राउंड नहीं पता होता। जस्ट ये कि स्टूडेंट्स आए, उन्होंने अपने पास्ट रिकॉल्स दिए और न्यू स्टूडेंट्स ने वही रिकॉल किया, ऑल्दो कि वो गलत है या करेक्ट है, मतलब उस चीज़ को कोई करेक्ट नहीं करता। और कुछ इतनी कंफ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं कि वो आपको बुक में भी नहीं मिलती। तो ये जो हम लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसमें डिस्कशन हो रही होती है, जिसमें पास्ट पेपर डिस्कस हो रहे होते हैं, अभी कुछ 1 to 2 वीक बैक मैंने डिस्कशन कराई है पास्ट पेपर्स की। अब वो पास्ट पेपर्स या पास्ट रिकॉल्स इस टाइप के थे कि जो जो स्टूडेंट्स को याद था वो रिमाइंड था, या जो कुछ उनको याद था वो इन्होंने आके दिए हुए थे। फिर हम जो डिस्कशन करवाते हैं उसमें सब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, आइदर दिस इज अ करेक्ट और दिस इज अ रॉन्ग। जब मल्टीपल लोग उसको एनालाइज करते हैं और उसका फिर वो करेक्ट आंसर निकालते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 की तैयारी के लिए। ठीक है। ये ऐसी चीज़ हमने प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए नहीं की, ये सिर्फ पार्ट 1 के लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास अगर पास्ट रिकॉल्स हैं, आपको पता है
आप उनको डिस्कस करें, आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें कि अगर अगर किसी ने कह दिया कि इसका आंसर ये है तो आप ब्लाइंडली फॉलो करके नेक्स्ट आप भी वही करके आ रहे हो सकता है कि वही एमसीक्यू आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो है, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज टेलीग्राम पे आके, अगर आप डिस्कशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो डिस्कशन हुई होती है ऑलरेडी उनको जरूर करें, ठीक है। तो क्या करें, जैसे आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया, स्केड्यूल हमारा प्लीज फॉलो करें। उसको पढ़ने के लिए 6 to 7 आवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल 1-2 घंटे में आपने लेक्चर सुना और बाकी चीज़ों को आपने फॉलो नहीं किया। लेक्चर भी सुनना है, किताब से भी पढ़ना है, एफसीपीएस मेड वन लाइनर को भी फॉलो करना है, और उसके बाद राबिया अली के जो एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करने हैं, और उसके बाद टेलीग्राम की डिस्कशंस भी देखनी है। और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि जो लोग ये सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब हमारा रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो डेफिनेटली वो पास कर जाएंगे, अगर वो बिल्कुल इन चीज़ों को और हमारी गाइडलाइन को बिल्कुल सही सही से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ लेक्चर में मतलब एक हलवा प्रोवाइड किया गया जिसको उन्होंने बिल्कुल जस्ट कह लें कि खाना है, सही है। तो ये वाला एग्जाम पार्ट 1 का एग्जाम इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल स्मार्टली स्टडी करें, ब्लाइंडली स्टडी ना करें, ये मेरी एडवाइस है। तो ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। चीफ मेंटोर जो है डॉक्टर अहमद है, बाकी मेंटोर्स में डॉक्टर हमाद याज हैं, डॉक्टर हुमा मैं हूँ, डॉक्टर सैरिश हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली हालिद हैं, डॉक्टर मोविस। सो वी हैव लिमिटेड सीट्स। नेक्स्ट हमारी डिफरेंट बुक्स हैं, डेफिनेटली अब इन बुक्स पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करके इनको लिखा है और बार बार इनके रिकॉल्स जो हैं डेफिनेटली उनकी करेक्शन की है, और अच्छा है अगर आप इनको फॉलो करें। एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल्स है, इसमें मिनिमल नंबर ऑफ मिस्टेक्स और जितने भी पास्ट रिकॉल सितंबर 2020 और नवंबर 2020 के डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट एफसीपीएस मेड गायनी एंड ऑप्स, ये फॉर गायनी एंड ऑप्स स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये मैंने ब्लाइंड स्लाइड इसलिए रखी है सो डैट मैं रेडियोलॉजी की गाइडलाइन बता दूं। अब अच्छा, सबसे पहले के रेडियोलॉजी जो चूज करते हैं वो ये सोच के हैं कि उनको पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। आगे भी आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ना बहुत पड़ेगा, और ऐसी बिल्कुल फील्ड नहीं है कि आप बिल्कुल चिल मार सकें। तो क्या आप रेडियोलॉजी में सोच के हैं कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको एग्जर्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आपने रेडियोलॉजी चूज करनी है, अगर पार्ट 1 इसका देना है, तो अपनी एनाटमी को बहुत अच्छा करें। जैसे अगर आपने पार्ट 1 की तैयारी करनी है तो उसके लिए जो बुक्स चाहिए आपको, स्नेल रिव्यू बिल्कुल बहुत अच्छे से फुल रटी हुई हो, 2-3 दफ़ा आपने पढ़ी हुई हो, आपने हाईलाइट की हो, ठीक है। उसके अलावा जो हेड एंड नेक है और एब्डोमिनेंट पेल्विस है वो आरजिला से करना है, ठीक है। आरजिला से भी एटलीस्ट आपने रीड की हो अच्छे से, और जो आपको लगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप नोट्स बना लें, उसमें वो चीज़ें जो है वो नोट डाउन कर लें। ये हो गया। नेक्स्ट आपने एमब्रियो भी करनी है, ठीक है। इन्हें जो है रेडियोलॉजी के लिए आपको एमब्रियो में भी आपकी अच्छी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। बाकी इसकी स्टडी बिल्कुल बाकी स्पेशलिटीज़ की तरह है कि आपने फर्स्ट एड करनी है, आपने बीआरएस फिजियो करनी है, बीआरएस पैथो करनी है, राबिया अली कंप्लीट करनी है, एफसीपीएस मेड वन लाइनर्स करने हैं, आपने सारे गोल्ड रिकॉल्स करने हैं। लेकिन जितनी अच्छी आपकी एनाटमी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है वो पास कर लेंगे, और एनाटमी जितनी अच्छी होगी आपको आगे भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी रेडियोलॉजी में। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। बस जो मैंने एडवाइस किया उस पर अमल करें, ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करें, स्मार्ट स्टडी करें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।